देश भर में मणिपुर मुद्दे को लेकर शुरू हुई सियासत शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका निशंक जी एनबी न्यूज पर। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष भी दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है, संसद परिसर में धरने लगा रहा है। कैसे देखते हैं? आपने तो देखा है कि लगातार सदन में कहा जा रहा है आप चर्चा करो, चर्चा करो। किसने इनकार किया चर्चा करने के लिए? लेकिन पूरा विपक्ष, आश्चर्यजनक बात है, पूरा देश देख रहा है कि चर्चा करने के बजाय वो हो हल्ला मचाने में ज़्यादा विश्वास कर रहा है। बात नहीं कर रहा है, चर्चा नहीं कर रहा है, हो हल्ला मचा रहा है। आप में दम है तो चर्चा करो ना। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तरीके से भी इस बात को कहा है कि हम इस बात के पक्षधर हैं, क्योंकि जो घटना घटी है वो पूरे देश के लिए शर्मनाक है, सबके लिए ही है। और प्रधानमंत्री जी तो बहुत ज़्यादा दुखी है, आहत है अंदर से। इसलिए वो चाहते हैं कि हर हालत में इस पे व्यापक चर्चा हो और ऐसी चर्चा हो ताकि भविष्य में उनको सजा भी मिले और कोई कभी हिम्मत न कर सके। तो विपक्ष बचना क्यों चाहता है चर्चा से? विपक्ष बचना चाहता है, लेकिन निशंक जी सवाल 2024 का है, क्योंकि सब इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। ये जो नया अलायंस बना है इंडिया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ी बात है कि एक समय था जो कांग्रेस होती थी और लगभग सभी दल उस कांग्रेस के खिलाफ होते थे। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत है कि सारे इकट्ठा हो रहे हैं और फिर भी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यदि देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी इस समय दुनिया के उन शीर्षतम लोगों में शुमार हैं। जब दुनिया भी उनकी ओर आशा भरी निगाह से देख रही है कि कभी कुछ यदि मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान सुलझा हुआ देश है। उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ताकतवर हैं, विजनरी हैं, मिशनरी हैं और वो समाधान निकालेंगे। ये छोटी बात नहीं इस देश के लिए। और इसलिए इस देश का प्रधानमंत्री ताकतवर, विकास के कार्यों को आपने देखा जड़ी लगी हुई है। जो काम 50-60 साल में नहीं हुए 9 साल में हुए हैं। इसलिए अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर के और दुनिया के शिखर तक की जो यात्रा 9 साल बेमिसाल का जो है, ये देश के इतिहास में स्वर्णिम है। और इसलिए जो सारे के सारे दल बहुत परेशान है बेचारे, होना ही होना है उनको। तो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा। ये जो भानुमती का कुनवा है, ये बहुत जो जोड़ा है भानुमती का, वो ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। आप देख ही रहे हैं, पहले भी देखा फिर देख रहे हैं। लेकिन ये कुनबा बिहार से लेके बेंगलोर तक बार बार एक ही बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो चुका है। 14 और 19 वाली लहर नहीं है 24 में। उन्होंने 14 में क्या बोला था आप याद करिए। वो कहते थे इनका तो कहीं नंबर ही नहीं है। 19 में कहते थे, 14 में तो लोगों ने गलत फहमी में दे दिया। तो 19 में जो 14 से ज्यादा समर्थन मिला 19 में, और अब तो उनको मालूम है कि सबकी जमीन खत्म हो गई। अब तो पूरे देश के लोगों ने एक तरफा मन बना दिया। इसलिए उनके पास इसके अलावा बोलने के लिए कुछ भी तो नहीं है। इतना दम भी नहीं है जो स्वीकार कर सके वो कि हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत बढ़ गया है, देश प्रगति के शिखर को चूम रहा है, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो उनके पास ये बोलने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। आप उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में इस बार क्या चुनावी रणनीति रहेगी, और विशेष तौर पर हरिद्वार को लेकर? देखिए, उत्तराखंड तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव भी है। अटल जी ने उत्तराखंड का निर्माण किया था। मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाए हैं, मैं इसको संवारूंगा। और मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद लगभग 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं, जितना अभी तक देश की आज़ादी के बाद टोटल जितना मिला होगा अभी तक विकास के लिए उत्तराखंड को, उसका कई गुना ज्यादा इन 9 साल में मिल गया। तो वहाँ का तो बच्चा भी भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए 5 की 5 सीटें एक तरफा आएंगी। जहाँ तक हरिद्वार का आपने कहा है, मैं हरिद्वार लोकसभा से हूँ और दूसरी बार वहाँ से मैं आता हूँ। तो हरिद्वार के लोग तो बहुत खुश हैं
और अभी जो जिला पंचायतों का जो चुनाव हुआ वो उसके लिए एक छोटा सा प्रमाण है कि 33 सालों में कभी हमने जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाया था बीजेपी का। वहाँ 6 विकास खंड हैं, ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉकों में से एक भी ब्लॉक प्रमुख कभी नहीं बना था। इस समय जिला पंचायत का अध्यक्ष वो भी निर्विरोध बीजेपी, उपाध्यक्ष निर्विरोध बीजेपी, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी निर्विरोध, और 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख बीजेपी वो भी निर्विरोध, और 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख वो भी निर्विरोध, और 70% जो ग्राम प्रधान है वो बीजेपी के हैं। तो वहाँ जितने लगभग कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं सब बीजेपी में आए हैं, बीएसपी के बीजेपी में आ गए हैं, भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो अपनी टीम लेके बीजेपी में आ गए। तो हरिद्वार तो एक तरफा है, हरिद्वार एक तरफा है, लेकिन मैं आपको पत्रकार कहूँ, साहित्यकार कहूँ या एक राजनेता कहूँ, अभी जब मैं स्टडी कर रहा था तो संगठन में आपकी बड़ी पकड़ है और लोग इस बार चाहते हैं कि निशंक जी थोड़ी सी भूमिका बदलें, लड़ने की बजाय लड़वाने वाली भूमिका में अब आए सीधे तौर पर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप पत्रकार की नज़र से देखेंगे तो मैं पत्रकार हूँ। जब आप साहित्यकार बनकर के साहित्य की कार की नज़र से देखेंगे तो मैं साहित्यकार हूँ, और जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तब मैं राजनीति के क्षेत्र में भी लंबे समय से हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को समय दिया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने जीवन नहीं दिया है, समय दिया है। जीवन मेरा साहित्य के लिए, समय मेरा जब तक मेरा मन होगा तब तक बीजेपी के लिए। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको मेरा उपयोग जिस मोर्चे पर करना हो आप उस मोर्चे पर मेरा उपयोग करिए। आज पार्टी यदि कहेगी कि संगठन में काम करना, मैं खुश। पार्टी ने कहा नहीं राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ना, मैं खुश। पार्टी ने कहा तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, मैं मुख्यमंत्री बन गया। पार्टी ने कहा केंद्र में शिक्षा मंत्री बन जाओ, मैं शिक्षा मंत्री बन गया। पार्टी ने कहा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओ, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया। तो मेरे पार्टी जो भी निर्देश देगी वो मैं करूँगा, लेकिन जहाँ तक साहित्य और पत्रकारिता वो मेरा जीवन है। और इसलिए मैंने हमेशा से कहा जब मेरे सामने 2 रास्ते होंगे चुनने के लिए, ऐसी परिस्थिति मेरी जिंदगी में आई नहीं अभी तक। 30-40 वर्ष के मेरे सक्रिय राजनीतिक जीवन में मैं उत्तर प्रदेश में भी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में शिक्षा मंत्री रहा, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। मेरे सामने कभी ऐसी दुविधा नहीं रही कि मैं ये करूं या ये करूं। मैंने दोनों क्षेत्रों में काम किया, मैंने लिखना कभी छोड़ा नहीं, और राजनीतिक क्षेत्र में मेरे कार्यकर्ता मुझे बहुत प्यार करते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरा उत्तराखंड और अब तो पूरा देश करता है। तो मैंने ये मन शुरू से बनाया था। अटल जी जब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लाए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे सामने जब यदि दुविधा होगी तो तब मैं राजनीति को छोड़ करके साहित्य की ही रास्ते को पकड़ूंगा। लेकिन आज तक मेरे मन में कभी कोई दुविधा ऐसा परिस्थितियां ही नहीं आई कि मैं ये सोचूं कि नहीं इसको छोड़ना है या इसको पकड़ना है। मेरा एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आप भी व्यस्त हैं, समय कम है। हरिद्वार की जनता के लिए क्या संदेश है? तीसरी बार हैट्रिक निशंक जी हरिद्वार से ही लगवाएंगे? देखिए, हरिद्वार के लोगों का मुझको बहुत प्यार और स्नेह है, और बहुत मन से जुड़े हैं लोग, बहुत दिल से, मन से। राजनीतिक उससे नहीं, वोट के कारण नहीं जुड़े हैं, मेरे मन से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं तो बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ। जहाँ से मेरी पार्टी उठा देती है मैं चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ, लड़ता भी हूँ, लड़ाता भी हूँ। हरिद्वार के लोग मेरे दिल में बसते हैं। हरिद्वार पूरे विश्व के नक्शे पर हमको लाना है। हरिद्वार को जो जब मैं 2010 में मुख्यमंत्री था तब उस समय जो कुंभ किया था हमने, वो पूरी दुनिया में उसने एक इतिहास बनाया था, और तभी कुंभ को पूरे विश्व में एक अलग सा स्थान मिला था विश्व धरोहर के रूप में। अभी मैं हरिद्वार को चाहता हूँ एक देश के लिए एक मॉडल ऐसा जिला बन जाए, और उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के लोगों का बहुत प्यार है, मैं उनके लिए जितना भी कुछ कर सकूंगा वो भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनका कहना है कि 2024 में
तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उत्तराखंड में भी कमल खिलेगा। लेकिन देखना यही होगा कि जनता अपना जनादेश किसको देती है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।